Yes. The effect of pranayama. There are 8 types of pranayam. Surya Vedha सर Ujjayi. Yes, yes, yes. सर कुछ बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा. Okay, no problem. पासकोड डाल दिया हमने, है ना? ओके. The effect of pranayam. The effect of pranayam. Pranayam has 3 components: Purak, Kumbhak, and Rechak. Purak means inhalation. Kumbhak means holding, internal or external both. And Rechak means exhalation. These are the main 3 important steps of pranayam: Purak, Kumbhak, and Rechak. Okay. Now we'll go to the effects of pranayam. First pranayam. The effects of different types of pranayam are as follows. First pranayam is Surbhedi pranayam. Surbhedi pranayam क्या करता है? There are pranayams aerates the lungs. There are pranayams aerates the lungs, removes phlegm. कफ को रिड्यूस करता है, हमारे लंग कंप्लायंस को इंक्रीज करता है. क्या करता है? लंग कंप्लायंस को इंक्रीज करता है. There was significant increase in O2 कंजम्पशन. क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन है सूर्यभेदी के अभ्यास से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होके 9.4 mmHg इंक्रीज होने, जो मीन वैल्यू है वो इंक्रीज होने के जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 9.4 mmHg हो जाता है सूर्यभेदी प्राणायाम में. सूर्यभेदी में प्राणायाम में क्या देखा गया है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. तो हम क्या करेंगे, जो उनको लो बीपी का पेशेंट है उनको सूर्यभेदी प्राणायाम ज्यादा कराएंगे. और जो क्या नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम का दूसरा फैक्टर कि सूर्यभेदी प्राणायाम का दूसरा एक और नाम है सूर्यभेदी का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है जिनको एक कंट्राडिक्शन, सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन ये है सूर्यभेदी का कि जिनको हाई बीपी है उनको सूर्यभेदी अवॉइड कराते हैं. ठीक है, सूर्यभेदी ना करें क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं. अगला है एंड सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डिजिट पल्स वॉल्यूम. ये पल्स वॉल्यूम क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डिजिट पल्स वॉल्यूम. पल्स वॉल्यूम क्या होता है? डिजिट मतलब हो गया जो आपके लिम्स है, मतलब आपके हैंड्स हैं, लेग्स हैं, इनमें जो ब्लड प्रेशर है, आर्टरियल जो ब्लड प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, इसी को पल्स में उसको चेक करने के लिए आर्टरीज में जो आपके हाथों पैरों में है, इसके लिए हम क्या करते हैं? स्फैग्नोमीटर यूज करते हैं. लेकिन जब डिजिट पल्स वॉल्यूम यूज करते हैं तो इसमें किसी नीडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसी चीज को चेक करते हैं. तो उसमें भी क्या होता है? डिजिट पल्स वॉल्यूम में भी डिक्रीज आता है. ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना. और हमने क्या क्या डिस्कस किया कि सूर्यभेदी प्राणायाम से हमारा लंग कंप्लायंस इंक्रीज होता है. लंग कंप्लायंस मींस लंग की कैपेसिटी बोल सकते हैं सर. नहीं, लंग कंप्लायंस मींस हो गया आपका कि हाँ, लेकिन इसका सबसे और एग्जैक्ट है कि लंग कितना एक्सपांड कर सकता है. ठीक है, लंग कितना एक्सपांड कर सकता है, कितना स्ट्रेच कर सकता है. ठीक है, तो इसके ये भी 2 तरह का, स्टैटिक कंडीशन में कितना हो सकता है और डायनामिक कंडीशन में क्या है. तो लंग्स की एक्सपांड और स्ट्रेच करने की एबिलिटी को लंग कंप्लायंस कहते हैं. सूर्यभेदी प्राणायाम में होगा ही, बहुत लंबा डिप और गहरा सांस लेते हैं, है ना, लंबा और गहरा सांस लेने की कोशिश करते हैं. राइट नोस्ट्रिल से लेते हैं, होल्ड करते हैं, लेफ्ट से छोड़ देते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ देते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सूर्यभेदी प्राणायाम. अगला प्राणायाम है उज्जाई. हर एक का थोड़ा सा अलग अलग इंग्लिश में नाम भी रखा जाता है. तो उज्जाई प्राणायाम को हिसिंग ब्रीथ भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हिसिंग ब्रीथ. उज्जाई और साइकिक ब्रीथ इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ एयर. उज्जाई और साइकिक ब्रीथ क्या करता है? उज्जाई और साइकिक ब्रीथ इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स एंड एक्सपांड्स द इफेक्टिव यूज ऑफ लंग्स. उज्जाई और साइकिक ब्रीथ इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स एंड एक्सपांड्स द इफेक्टिव यूज ऑफ लंग्स. इससे क्या होता है कि मैक्सिमम हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन होता है. ऊंचाई का सबसे बड़ा जो ओके जिनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा वो यूट्यूब से देख लेंगे, है ना. ओके फाइन. ऊंचाई और साइकिक ब्रीथ इंक्रीजेस द प्रेशर. उनको बोलिए कि सारे स्मॉल पासवर्ड जो है वो संयुक्त है और सारे जो केसेस हैं वो स्मॉल में, स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स में. ठीक है, तो वही पासवर्ड है. आप लोग जुड़ गए तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे ऐसे ही, है ना. हाँ, इट इंक्रीजेज ऑक्सीजन ट्रांसफर.
इट इंक्रीजेज आवर ऑक्सीजन ट्रांसफर, हमारे ऑक्सीजन ट्रांसफर को इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेज ऑक्सीजन ट्रांसफर इन लंग्स, enhances blood flow throughout the body while the body is in a relaxed state। बॉडी क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है, और ये हमारे ब्लड फ्लो को जो हमारे नेक रीजन में उसको बढ़ा देता है, हमारे हेड रीजन की तरफ इंक्रीज कर देता है। The contraction of throat caused by ujjayi affects the carotid sinus। हमारा कैरोटिड साइनस क्या होता है, साइनस मींस कैविटी टाइप स्ट्रक्चर्स, और कैरोटिड मतलब जो हमारा कैरोटिड आर्टरीज है उसके आसपास पाया जाता है ये कैरोटिड साइनस। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ब्लड फ्लो को, आर्टरीज का प्रेशर क्रिएट करता है, उसमें क्या होगा, साइनस में प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। Ujjayi exerts a slight pressure on the carotid sinus which over time lowers the blood pressure, which leads to reduced tension and slows the thought process of the mind। तो क्या करता है इससे, उज्जाई प्राणायाम से इस तरह से हमारे माइंड को रिलैक्स्ड करता है। ठीक है, कैरोटिड साइनस में क्या करता है, वहां के आसपास के जो ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, उसको रिड्यूस करता है, और थॉट प्रोसेस को कूलिंग इफेक्ट देता है। चलिए बातें चलते हैं, जो चित्त को जो चलायमान हो जाता है उसको शांत करने की कोशिश करता है। उज्जाई, उज्जाई एक ऐसा प्राणायाम है आप जो दिन में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, उज्जाई का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है। चलते फिरते भी, टेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि उज्जाई प्राणायाम को चलते फिरते भी किया जा सकता है। And slows the thought process। ठीक है, this type of technique can open the alveoli in lungs and thus allowing the lungs to absorb more oxygen। क्या होता है, एल्वियुलर जो वेंटिलेशन है, क्या करेगा ये, हमारे एल्वियुलर वेंटिलेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स ये हमारे एल्वियुलर जो वेंटिलेशन है उसको इंक्रीज करा देगा, और हमारे लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है ये इसका अभ्यास। ठीक है, रिमूव द एक्सेस ऑफ कफ एंड सूथन द नर्व्स। जो हमारे एक्सेस फैल्जम है, कफ है, उसको रिड्यूस कर देता है और हमारे नर्व्स को सूथिंग इफेक्ट देता है। अब है सितकारी और शीतली, दोनों का सेम इफेक्ट पड़ता है। सितकारी और शीतली का दोनों कूलिंग इफेक्ट देने वाला प्राणायाम है। और इसमें जो टेक्स्ट में बात की जाए तो सितकारी के बारे में बताया कि शरीर एक ब्यूटीफुल हो जाता है, कामदेव के समान, चेहरे में एक तेजस्वी आ जाती है। जितने भी भूख प्यास और निद्रा लेजीनेस, ये जब इस प्रैक्टिस की जब हम क्या कहते हैं ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन जब सिद्ध हो जाता है तो एपेटाइट और भूख लगना, प्यास लगना, सोना जागना, आलस, ये सारे दूर हो जाते हैं। इट हैंसेस द बॉडी स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रॉय ऑल द कॉम्प्लिकेशन। हमारे हर एक तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड डिस्ट्रॉय ऑल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। शीतली प्राणायाम क्या देता है, ये भी कूलिंग इफेक्ट देता है। दिस ब्रीथिंग टेक्निक्स प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट इन द बॉडी। अब इसके टेक्निक्स क्या है, सितकारी और शीतली का थोड़ा सा आपको याद रखना है, दोनों आदमी कंफ्यूज हो जाता है। शीतली में क्या करते हैं, आपको टंग को रोल करके बाहर निकालना है। शीतली में टंग को साइड से, दोनों साइड से रोल करना है, बाहर निकालना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से या दोनों नोस्ट्रिल से आप निकाल दे शीतली। सितकारी में क्या करते हैं, सितकारी में अपर तीत के ऊपर लोअर तीत रखते हैं। ठीक है, अपर तीत के नीचे लोअर तीत होगा, और सिसकारी करते हुए श्वास को लेना अंदर की ओर। ठीक है, ये काम कैसे करता है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, ठीक है, जब ठंडे किसी वाटर को इवापोरेट किया जाता है तो पूरे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। आप देखेंगे किसी भी क्या कहते हैं रिवर के आसपास आप बैठेंगे तो वहां के आसपास में एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, क्योंकि वाटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो सलाइवा जो है हमारा वो इवापोरेट होके या फिर इस टाइप से कूलिंग इफेक्ट देता है, वो एयर को क्या कर देता है, कूल कर देता है। ठीक है, और इस तरह से हमें कूलिंग इफेक्ट लगता है। तो आप इसको कहे, अभी गर्मी का मौसम है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा हो तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारी क्या करेगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा। सर ये किसी भी टाइम कर सकते हैं क्या? हाँ, ये किसी भी टाइम कर सकते हाँ हैं क्या? ये भी किसी भी टाइम मतलब खाना खाने के बाद या पहले उससे? कर सकते हैं, कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा का टाइम हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उतना ज्यादा प्रेशर के साथ खाना खा लिया आपने, बहुत ज्यादा हैवी खा लिया तब तो अलग बात है। कम खाना खाया तो भी तुरंत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो धीरे 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 कर सकते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, प्रेशर पेट स्टमक में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, बस एक ही। सबका रीजन क्या होता है, क्यों हम कहते हैं कि फूडिंग के बाद
एक्सरसाइज या योगा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, प्रेशर पड़ता अब्डोमेन में, ठीक है, प्रेशर पड़ता अब्डोमेन में, एनर्जी कहीं और लगना होता है, कहीं और लग जाता है, फिर ये दिक्कत आ जाती है। और ये भी इफेक्ट बहुत बड़ा मैटर है। और ये भी जरूरी है कि योगा प्रैक्टिस करने से पहले भी फ्रेश होना जरूरी है ना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको अगर कॉन्स्टिपेशन ही है तो फिर योगा प्रैक्टिस करेंगे ही, उस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो, ठीक है। इस दोनों बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको किसी प्रकार को ये पकड़ के नहीं रखना है, ये तो नहीं कर सकते। अब किसी को बीमारी वही है और उसी से ठीक होगा तो उसको करना पड़ेगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका हम क्या करते हैं, बिलोज ब्रीथ कहते हैं, मतलब फोर्सफुल इनहेल करना है, फोर्सफुल एक्सहेल करना है, फास्ट तरीके, तीव्र गति से सांस लेना है, तीव्र गति से सांस को छोड़ना है। इट इज टाइप ऑफ प्राणायाम इन फास्ट ब्रीथिंग, ये फास्ट ब्रीथिंग है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। ये हमारी क्या करता है, हमारे लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाता है। और भस्त्रिका प्राणायाम में एक प्रिंसिपल काम करता है कि रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनका बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि हम फोर्सफुली एक्सपायरेटरी मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है, एक्सपायरेटरी मसल्स भी एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होता है, दोनों मसल्स एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। कपालभाति में क्या होता है कि केवल हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, केवल एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेलेशन क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव हो जाता है, इनहेलेशन पैसिव हो जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन होता है, मतलब गैस एक्सचेंज बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो थस प्रोड्यूस स्लाइट अल्कैलोसिस, इससे क्या होता है, अल्कैलोसिस क्रिएट होती है। कैसे अल्कैलोसिस होगा, इसका पूरा मैकेनिज्म हमने एक बार बता रखा है, ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म बता रखा है, फिर से बता देंगे, है ना। इसके लिए क्या बताया था, हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, उसको वहां से ये चीज आती है। क्या होता है इसमें सिस्टम कि जैसे हमारा ऑक्सीजन ये जो इसमें बोर्स इफेक्ट काम करता है, क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में बोर्स इफेक्ट बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि जो हम देखिए हमारे बॉडी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। जब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो एसिड से क्या होता है, पीएच लेवल घटेगा कि बढ़ेगा, पीएच लेवल, एसिड की वजह से पीएच लेवल घट जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जब पीएच लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक बना देगा, ठीक है। तो उस एसिड को कम करने के लिए क्या करेगा कि जो हमारा ये हेमोग्लोबिन वो अपना ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैरी किया हुआ, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन, उसको अपने जो हेमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन, जी सर पीएच लेवल बढ़ेगा तो एसिडिक होगा या पीएच लेवल घटेगा तो एसिडिक होगा? पीएच लेवल जब घटेगा तो एसिडिक होगा, हाँ। जब पीएच लेवल घटता है तो एसिडिक होता है, जब पीएच लेवल बढ़ता है तो वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। ठीक है। जी, तो ये जो डिसोसिएशन कर्व है, तो मैं क्या बता रहा था, डिस्टर्ब हो गया, फिर फ्लो टूट जाता है। यस, ऑक्सीजन जो क्या था कि जो हेमोग्लोबिन है क्या करेगा कि ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा, ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा, ऑक्सीजन वो हेमोग्लोबिन रिलीज करेगा, ताकि जो एसिडिक कंडीशन हुई है हमारे ब्लड में, जो ब्लड का पीएच लेवल घटा है, उस पीएच लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, उस पीएच लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब फिर इससे जस्ट उल्टा भी हो सकता है ना, जस्ट उल्टा भी हो सकता है, या जब ब्लड पीएच लेवल बढ़ता है उसे अल्कैलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारा ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या बताता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ब्लड में क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो ये जो ऑक्सीजन लेवल है इसका क्या कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये प्रोसेस फैक्टर डिपेंड
करता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे पीएच लेवल पे, है ना। तो ये चीज थी। So rapid exchange of gases at cellular level remove accumulated toxins and re-energize the cells to have the exhale the excess mucus. ये क्या करता है कि जब हम फास्ट एक्सहेलेशन इनहेलेशन करते हैं तो सेलुलर लेवल तक गैस का एक्सचेंज होता है और वहां से जो टॉक्सिक मैटर है उसको रिमूव, जो टॉक्सिक मैटर एक्यूमुलेट हुआ है अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसको रिमूव करता है और सेल्स को री-एनर्जाइज करता है, री-एनर्जाइज। और इससे हमारा म्यूकस भी, जो एक्सेस म्यूकस है वो भी बाहर निकल जाता है, फैल जाओ। अब देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। भ्रामरी प्राणायाम एक तरह से देखा जाए तो साउंड लेवल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, साउंड थेरेपी भी कह सकते हैं, या फिर इसका जो मेन मैकेनिज्म है, एक अभी रिसेंट पेपर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भ्रामरी प्राणायाम से नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है हमारे जो साइनसेस हैं, नेजल साइनसेस, उससे। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जो वायरसेस को किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल करता है। इसलिए किसी को कोरोना होता है तो उसमें ये भ्रामरी प्राणायाम हर 1 घंटे में करना चाहिए। और भ्रामरी भी क्या है, ये इसको भी आराम से किया जा सकता है खाने के 1 घंटे बाद। ठीक है, भ्रामरी 1-2 घंटे बाद किया जा सकता है आराम से प्राणायाम। जी एक्सक्यूज मी सर, जी ये आपने जो अभी कहा भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, जी मैं अभी कोविड हॉस्पिटल में ही वहाँ पे सर्विस सेवा दे रहा हूँ। जी जी तो यहाँ पर मैंने वही रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें 60 बार कम से कम अगर हम भ्रामरी करते हैं जी जी तो अराउंड 60 पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है हमारे लंग्स में। जी स्ट्रेस तो रिड्यूस, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रेट है वो काफी जल्दी हो गया था वहाँ से। बिल्कुल, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम से, बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। और मैंने भी इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और ये रियल चीज है ना। तो उससे बहुत फायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। कोई मरे भ्रामरी प्राणायाम से करने से कोई मर गया ऐसा केसेस कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, जबकि ड्रग्स लेने से ये हो सकता है, स्टेरॉइड लेने से उसको हेल्थ इम्पैक्ट और इंक्रीज हो जाता है। और बात सही है, एलोपैथी का जो ड्रग्स सिस्टम है, मेडिसिन है, वो अजब ही चीज है। अगर आप पैरासीटामोल बहुत ज्यादा लेते हैं, पैरासीटामोल, तो आपको जीआईटी ट्रैक्ट को बिल्कुल खराब कर देता है। कई रिसर्च पेपर ऐसे हैं कि पैरासीटामोल लेने से अल्सर होता है, एलोपैथी के मेडिसिन लेने से अल्सर होता है। बहुत सारे अलग अलग बीमार, पहले वो बिकता था बहुत ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा आता था, कैरोसिन करके, कुछ सर दर्द के लिए, क्या नाम है उसका, दर्द टैबलेट्स का, स्प्रीन के नाम से ज्यादा, स्प्रीन, कैरोसिन, इस तरह से अलग अलग नाम से जाना था। तो उसका भी बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट देखा गया, तो उसको भी बंद कर दिया गया, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं योगा से हर चीज संभव है। अगर व्यक्ति को हर जगह लागू कर, कंपलसरी कर दिया जाए योगा को, तो व्यक्ति को बीमार ही नहीं पड़ेगा। बीमार ही पड़ेगा तो उसकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होगी वो तुरंत रिकवर कर लेगा। ठीक है, नेचुरोपैथी के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा शरीर है वो स्वयं चिकित्सक है। शरीर क्या है, स्वयं चिकित्सक है। ओके, तो हम इसका साइंटिफिक थोड़ा वैलिडेशन देख लेते हैं। तो ये जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस, भ्रामरी प्राणायाम के प्रैक्टिस से क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, टेंशन रिलीज होता है, एंजाइटी और ब्लड प्रेशर। किसी को भी चक्कर आ रहा हो, सर दर्द हो रहा है, वो भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट करे, तुरंत उसको चेंजेस आएंगे बॉडी में। ठीक है, चेंजेस तुरंत, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। वो तुरंत करके देख सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिनको सर दर्द है, चक्कर आ रहा है, लो बीपी है, हाई बीपी है, लो बीपी वाले भी भ्रामरी कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं। एंजाइटी एंड ब्लड प्रेशर, इन सबको होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर देता है भ्रामरी प्राणायाम। इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर वॉइस थ्रॉट एलिमेंट्स। जी वो मैं भाई, ये मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब बीपी को मतलब नॉर्मल कर देता है, इसका हाई बीपी को, नॉर्मल बीपी को। जी, इसका सीधा सा हमारा वैगल टोन है, अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें वैगस नर्व है। वैगस नर्व क्या है कि हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है और हमारे सर्वाइकल जो नर्व से उससे भी कनेक्टेड होता है, और ये इसका ब्लड हमारे हार्ट से भी है।
तो हार्ट और स्पाइनल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरा और सिंपैथेटिक दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये क्या करता है कि जब हम भ्रामरी करते हैं, इसमें उसमें देखा गया है कि जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करने लगता है, ठीक है। और जो उसमें देखा गया कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता है, और गुड हार्मोन सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन है, गावा है, इस तरह के डोपामाइन है, इनका सिक्रीशन लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में जब हम भ्रामरी करते हैं। इस तरह से इसका जो मेन फैक्टर है, सबसे बड़ा मेन फैक्टर वो आप पूछेंगे कि ये यही सेरोटोनिन और ये डोपामाइन ही क्यों रिलीज होने लगता है। तो भ्रामरी से जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो और हमारे बॉडी को जैसी नीड होती है, हमारे बॉडी में क्या है, रिसेप्टर है, हमारी बॉडी की जैसी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बायो फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये सारे देखा गया कि भ्रामरी प्राणायाम इस सबसे ये होमोस्टैसिस को लाने की कोशिश करता है, अगर घटा है तो बढ़ा देगा और बढ़ा है तो घटा देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। भ्रामरी प्राणायाम का ये इफेक्ट देता है, ठीक है। और मूर्छा प्राणायाम तो देखते हैं, ध्यान मेडिटेशन करने का टेक्निक्स है जिसमें अपने आप को पूरे तरीके से सांस को बाहर निकाल के मनोमूर्छा की स्थिति चले जाते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट नहीं है, इसके लिए लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए, और इससे एंजाइटी, टेंशन, एंगर, ये सारे न्यूरोसिस डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं, प्राण लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्लावनी क्या होता है, इसमें भी श्वास को पेट में भरते हैं और रिवर में स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको कपालभाति प्लावनी प्राणायाम कहते हैं, ओके। इसमें भी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है प्लावनी पे। कपालभाति की बात की जाए तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स है जिसको बहुत सारे डिजीज में, लगभग हर डिजीज में काम आता है, कुछ कुछ डिजीज को छोड़ के, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या इस टाइप के जो सर्जरी हो गई है, जो कि किसी को ऑपरेशन या सर्जरी होता है तो योगा प्रैक्टिस वो व्यक्ति सही से नहीं कर पाता, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है ऑपरेशन का, सर्जरी का। इन कपालभाति द नॉस्ट्रिल्स गेट फ्लैर्ड अप, इसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाता है, डेड स्पेसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। उन चीजों को केमिकल स्ट्रेचिंग जो हमारा CO2 लेवल है एंड ड्रामेटिकली इफेक्ट्स द CO2 केमिकल एंड एसिड एंड अल्कलाइसिस इन द ब्लड, हमारे बॉडी के अल्कलाइन लेवल, ब्लड को अल्कलाइन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, और एसिड और अल्कलाइज को बीच में बैलेंस बनाता है, ठीक है, और प्योरिटीज को रिमूव करने की कोशिश करता है कपालभाति। और इसका साइंटिफिक वैलिडेशन देखते हैं, हाँ, दूसरे स्लाइड में, ठीक, दूसरे स्लाइड में देखते हैं।